बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वर्कशॉप एक्शन रिसर्च टूल किट का डेट 2 अप्रैल 15 2025। थोड़ा सा हम लेक्चर के रिकैप के बारे में बात कर लें कि कल हमने किन चीज़ों को डिस्कस किया था, और हमारी रोज़ाना कोशिश होगी कि थोड़ा सा पुराने लेक्चर का रिकैप कुछ आप लोग देंगे और कुछ मैं दूंगा। इस तरीके से हम उसको आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले तो कल हमने कुछ लैब की नॉर्म्स के हवाले से बात की थी, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पानी की बोतलें बाहर रखें और बैग्स वगैरह भी बाहर रखकर आए। और इसके अलावा मुझे इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि जाने से पहले कंप्यूटर शट डाउन करके जाइए। ठीक है, मुझे बाज़ दफ़ा बहुत हैरत होती है कि बिल्कुल बेसिक बातें भी यहाँ पे लोगों को बतानी पड़ रही होती है। तो काइंडली कंप्यूटर्स आप लोग यूज़ करें। कंप्यूटर्स को यूज़ करने ही के लिए हमने ICT लैब को के वेन्यू को हमने चूज़ किया, लेकिन जब आप यूज़ करें तो भाई जाते हुए उसको बंद तो करके जाएं। ठीक। अच्छा, फिर हमने बात की डिस्कॉर्ड की, और जितनी क्लास में इस वक्त लोग मौजूद है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे में से अक्सर लोगों ने डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है। और आपने अगर जिन लोगों ने बनाया तो उन्होंने देखा कि अपना काम मुझसे शेयर किया, तो मैंने उस पर फौरन फौरन फीडबैक भी दे दिया। तो काइंडली आप लोग डिस्कॉर्ड पे आने की कोशिश कीजिए। और किसी ने कहा कि सर मुझे डिस्कॉर्ड नहीं चलाना आ रहा, तो मेरे भाई अभी तो आगे चल के आपको बहुत कुछ सीखना पड़ सकता है। आपके जिस भी स्कूल को ज्वाइन करेंगे उनका अपना LMS होगा, तो क्या आप उनसे ये कहेंगे हमें LMS चलाना किसी ने सिखाया ही नहीं था? वो कहेंगे जी हमारे पास जो है मूडल चल रहा है। आपके जी मुझे मूडल तो नहीं आता, मुझे तो फॉर एग्जांपल जो है मुझे मैंने सीखा था, माय स्कूल के नाम का सॉफ्टवेयर था वो सीखा था। तो जाहिर सी बात है नए नए सॉफ्टवेयर तो आपको यूज करने पड़ेंगे थ्रू आउट योर कैरियर। तो अभी आप डिस्कॉर्ड पे ही जाके फंस गए तो आगे जाके क्या करेंगे? तो काइंडली डिस्कॉर्ड को लाजमन ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। जवेरिया सर पे से हाथ हटाइए, सीधे होके बैठिए। ओके, उसके बाद फिर हमने बात की थी कि हमारे इस वर्कशॉप के अंदर जो है हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। और मैंने ये बात वाजे की थी कि देखो बुनियादी तौर पे एक्शन रिसर्च क्या है, ये आपको प्रोफेसर शजील साहब पढ़ा चुके हैं। फिर ये वाली बात की रिसर्च होती क्या है, कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें भी आप लोग को पूरा एक कोर्स इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। इस बात को याद रखना कि आगे बढ़ते हुए जो भी तुम लोग काम कर रहे हो, असल जो तुम लोग का डिसीजन लेने वाला बंदा है ना, वो सर तलहा नहीं है, वो आपका सुपरवाइजर है, रिसर्च सुपरवाइजर। चाहे वो सफदर साहब हो, चाहे वो सर आसिम हो, चाहे मिस रबी हो, जो भी आपको सुपरवाइजर हो, आपने उनसे बार बार कंसल्ट करते रहे। यहाँ पे जो हम टूल्स आपको बता रहे हैं वो आपकी एड के तौर पे है, लेकिन ये आपके सुपरवाइजर का जो आपकी गाइडेंस है, सुपरवाइजर जो गाइड कर रहा है उसका सब्स्टिट्यूट हरगिज नहीं है। फिर कल हमने जिस टॉपिक को शुरू किया था, उस टॉपिक जो था हमारा लिटरेचर रिव्यू के हवाले से, हमने लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। और हमने बताया कि कोई भी काम, किसी भी शख्स ने कोई काबिल जिक्र अगर काम किया है तो वो हमेशा पहले वालों के काम के बेस के ऊपर उसने काम किया है। कोई भी बंदा नए सिरे से पहिया इजाद करने वाला आदमी जिंदगी में कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाता, क्योंकि उसने से पहिया जो काम पहले वाले ने किया उसने उसी काम को कर दिया, उसके एफर्ट्स जाया हो गए। ठीक है, लेकिन हम एक समझदारी के मुजाहरा करते हुए हमें चाहिए कि जो काम पहले लोगों ने किया हुआ है उसका फायदा उठाते हुए हम आगे उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। और फिर हमने बात की कि लिटरेचर रिव्यू की को हमने समझने की कोशिश की। सबसे बुनियादी बात ये थी कि भाई ये सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं। हम ये हरगिज नहीं करते कि जो चीज़ें हमारे ओपिनियन से मिलती जुलती हों, जो हमारे कंफर्मेशन बायस को स्ट्रॉन्ग करने का सबब बन रही हो, हम सिर्फ उन चीज़ों को ढूंढें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम नए नए हमारे जो ओपिनियन है उससे हट के भी कंटेंट देखें, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, इसको इवेलुएट करें, उसको जज करें, और उसके बाद उसको सिंथेसाइज करके कुछ नया काम करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप लोग जब अपने थीसिस के ऊपर या रिसर्च के ऊपर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो काइंडली उसकी सिर्फ समरी मत लिख दीजिएगा। सिर्फ समरी लिख देना लिटरेचर रिव्यू नहीं कहलाता। वंस अगेन, क्या पता आपका सुपरवाइजर उसको अप्रूव कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन असूलन लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपने पहले के किसी के काम को समरी करके लिख दी, उसका खुलासा लिख दिया और आप कहें कि जी लिटरेचर रिव्यू हो गया। ये वाली बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल कला जब आप खुद अपने स्कूल्स को ज्वाइन करें तो वहां पे ये ना करें कि वहां पे बच्चों से जब एक्टिविटीज करवाएं तो वहां पे आप इस फर्क को मद्देनजर रखें। ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को असाइनमेंट दिया कि भाई ये बुक पढ़ के आना, या आर्टिकल पढ़ के आना, या ये मैगजीन पढ़ के आना, या वीडियो देखकर आना, और आपको उस बच्चे ने सिर्फ उसकी समरी बयान कर दी और आपने कहा हाँ जी असाइनमेंट तुम्हारा सही किया, तो मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर, आपके स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत पैदा हुई नहीं हुई, वो उसको सिंथेसाइज करके कुछ नया कर भी पा रहा है, नहीं कर पा रहा। ठीक, और जाहिर सी बात है ये सब आप उस वक्त करवा सकेंगे जब ये काम आपने खुद किया हुआ होगा। उसके बाद फिर हमने बात की थी एक्शन रिसर्च के अंदर हम कहाँ कहाँ पे लिटरेचर रिव्यू हमारे काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है,
आप किसी भी क्लास में जाएंगे, किसी भी स्कूल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और समझदारी की बात यह है कि दूसरों के तजर्बे से सीखने की कोशिश करो, बजाय इसके कि मैं जाके यहाँ पे आके अपने नए सिरे से आईसीटी पढ़ाना शुरू करूँ या कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ाऊँ या लैब मैनेज करूँ। मुझे चाहिए कि जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं, जो मुझसे पहले पढ़ाते रहे, मिस रबिया, डॉक्टर सुहेल साहब, सफदर साहब, मैं उनसे सजेशन लूँ कि सर आप लोग ने क्या एक्सपीरियंस किया था, आप लोगों ने फला टॉपिक को कैसे पढ़ाया था, फला आउटलाइन कैसे बनाई थी, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उनके एक्सपीरियंसेस की रोशनी के अंदर मैं अपनी नॉलेज को डाल के सिंथेसाइज करके कुछ नया करने की कोशिश करूं। हमने बात की कि आपको मालूम है कि एक्शन रिसर्च की जो साइकिल है, प्लान करना पहले, फिर एक्ट करना, फिर ऑब्जर्व करना, फिर रिफ्लेक्ट करना। तो बुनियादी तौर पे प्लान करने से पहले लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी आप लिटरेचर रिव्यू करें और उसमें देख के समझें कि पहले आपने किस चीज़ पढ़ी, उसको पढ़ा, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन की, कुछ लोगों से आपने कंसल्ट किया, नॉन फॉर्मल तरीके से आपने लोगों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को यूज करते हुए, पता है ना फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी आपने यूज करते हुए, इनफॉर्मल को यूज करते हुए आपने लोगों से सजेशन ली और लोगों के सजेशन को यूज करते हुए आपने कुछ प्लान किया। आखिरकार आपने जब उस पर रिफ्लेक्ट किया तो एक दफा फिर लिटरेचर रिव्यू पढ़ा कि अच्छा पहले उसने ये लिखा था और मुझे ये समझ में आया था, अब दोबारा मैं उसको रिविजिट करके दोबारा पढ़ के देखता हूँ, अब मुझे समझ में क्या आ रहा है, क्योंकि अब मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्ट करते वक्त या ऑब्जर्व करते वक्त भी लिटरेचर रिव्यू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अचानक ही अगर आपने लिटरेचर रिव्यू उस मौके पे किया तो अचानक ही पुलिस घर पे आ जाएगी या घर के बाहर बेगो आके खड़ी हो जाएगी कि तुमने गैर कानूनी काम किया। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है, आप बार बार लिटरेचर रिव्यू करते रहें ताकि दूसरों की नॉलेज की मदद से आपकी अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा होता रहे। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल? ठीक है, हमने लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस पे बारे पूरी बात क्लियर कवर कर ली। आगे हम बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू हमने कैसे करना है। फिर हमने बात शुरू की थी कि हम किस तरीके से इन पेपर्स को सर्च कर सकते हैं, और जैसा कि जवेरिया ने कहा कि मुझे रेलिवेंट पेपर नहीं मिल रहे, यही मुझे मसला हिना ने बताया, तो जी बिल्कुल ये इशू हमेशा रहेगा, रेलिवेंट पेपर्स ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए कल हमने बात की थी डीप वेब की। ओके, एक होता है डार्क वेब और एक है डीप वेब। हम डीप वेब की बात कर रहे हैं, डार्क वेब हमारा मौजू नहीं है। डार्क वेब अमूमन इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम बात कर रहे हैं डीप वेब की। तो हमने कल ये बात की थी कि ये जो हमारे वेब क्रॉलर्स हैं, तमाम सर्च इंजन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो बिंग हो, चाहे वो ब्रेव हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो कागी हो, सारे के सारे सर्च इंजन जो है ये बुनियादी तौर पे उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हुए, उनको कहते हैं वेब क्रॉलर्स। वो पूरे इंटरनेट पर घूमते रहते हैं और चीजों को देख देख के उसको अपने वापस अपने डेटाबेस पे डालते रहते हैं कि भाई यहाँ पे हमने ये चीज देखी थी, यहाँ पे ये चीज देखी थी। फिर जब आप सर्च करते हैं तो अपने उस डेटाबेस की मदद से आपको जवाब देता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि ये वेब क्रॉलर्स उन्हीं चीजों को सर्च करते हैं जो अमूमी तौर पे लोगों को जिसकी जरूरत होती है, या सीधी सी बात है मार्केट के अंदर आप वही चीज बेचने की कोशिश करेंगे जिसके ज्यादा यूजर्स हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे समंदर की तह पे घूमते रहना, समंदर की गहराई पे मत जाना। तो ये जो वेब क्रॉलर्स होते हैं ये गहराई पे नहीं जाते और यही इसकी कमजोरी रह जाती है, जिसकी वजह से हमने कॉन्सेप्ट दिया डीप वेब का। हमारे कॉलेज के अंदर इसकी बड़ी मिसाल सर हबीब के नोट्स हैं, जो कि ऑनलाइन आप लोग को नहीं मिल रहे होते, बल्कि कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन है तो ना यूजफुल है। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में ही आए, कॉलेज में आके जो रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हिस्सा बने। अब अंदाज़ा लगाएं ऐसे कितने ही कॉलेज हैं, कितनी ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका कितना सारा कॉन्टेंट होगा, वो भी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, उस तक तो हमारी एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को शायद एक्सेस किया हो। ओके, मेरे जो आईसीटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंने उसकी एक्सेस करवाई भी होती है और वो लोग उसको सर्च भी करते हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक्सेस नहीं है उनके पास। और ऐसे दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कितना उनको कॉन्टेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं डीप वेब के ऊपर। डीप वेब को सर्च करने के स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन मौजूद हैं तो हैं, और जो दावा करते हैं कि जी हमने फला फला चीज़ों को दिया। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बिजनेस या लीगल डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, जाहिर सी बात है उससे आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के अपने सर्च इंजन होते हैं। वहां पर जाके आप केस हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि फला केस में क्या हुआ था, यूएस के अंदर फला केस के अंदर क्या अदालत ने फैसला दिया था, तो उन चीज़ों के लिए अलग लीगल सर्च इंजन मौजूद है। लेकिन आप लोग का क्या, एक आम आदमी का लीगल सर्च इंजन से कोई ताल्लुक होगा क्या, उसको कोई फायदा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है गूगल इन चीज़ों को कवर नहीं करता। तो एक फॉर द सेक ऑफ दिस वर्कशॉप हमने सिर्फ एक सर्च इंजन को डिस्कस किया था जिसका नाम है गूगल स्कॉलर। ये गूगल ही की प्रोडक्ट है, लेकिन आपके जो नॉर्मल आपका गूगल सर्च इंजन है उससे ये मुख्तलिफ है। फिर हमने बात की थी, हमने एक टॉपिक को सर्च करके देखा था नेट से, मेरा ये टॉपिक है
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम यूजिंग सैमर। सैमर एक आईसीटी का फ्रेमवर्क होता है, गालिबन आप लोगों ने यूनेस्को का फ्रेमवर्क पढ़ा होगा। पहले इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क है, टीपैक है, सैमर है, तो ये सैमर का। और फिर हमने कल इस बारे में बात की थी कि लेट्स से मैं आपको कर्सर के साथ दिखा दूं, ओके। और फिर हमने कल इस बारे में बात की थी कि भाई ये इसके तमाम कंपोनेंट्स को हमने समझने की कोशिश की थी कि हम समझें कि इसके रिजल्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन, इस रिजल्ट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर हमने कल बात की थी टाइम फ्रेम के बारे में बात की कि हम किस तरीके से टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पब्लिकेशन ईयर की बात की कि पब्लिकेशन ईयर की इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये बहुत रेलिवेंट है। मुमकिन है कॉलेज के आपको सुपरवाइजर इस बात को इग्नोर कर दे, लेकिन किसी भी फॉर्मल रिसर्च पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो उसकी वो हमेशा आपसे पूछेगा कि तुमने लिटरेचर रिव्यू किया था तो क्या लेटेस्ट पेपर तुमने देखे या नहीं देखे। हमेशा आपसे तवक्को रखी जाती है कि आपने लेटेस्ट पेपर्स को लाजमन आप रीड करके आए हुए हैं, क्योंकि इससे फिर ये पता चल जाता है कि आपने ऐसा नहीं किया कि लेट्स से कि 90s की रिसर्च के बेस पे ऊपर आपने कुछ अपने रिसर्च का कंक्लूजन निकाल दिया। लेटेस्ट रिसर्च को स्टडी करना लाजिम होता है। अमूमन ये कहा जाता है कि पिछले 2 साल के पेपर्स उसके अंदर लाजिम हो, और बाज दफा लोग कहते हैं चलो ठीक है पिछले 3 साल के पेपर, उससे पहले वाले पेपर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब अगेन ये नहीं कि पुराने पेपर्स नहीं पढ़ने। पुराने पेपर्स अगर आपसे रेलिवेंट है तो आपने पढ़ने, अलबत्ता फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, ठीक है, जो आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन कह लें, रूल कह लें, उसके एतबार से ये लाजिम है कम से कम पिछले 3 साल के पेपर्स जो है वो आपने लाजमन देखे हुए हो। अगेन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ इस कॉलेज की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि जब हम यहाँ से बाहर निकले तो कुछ सीख के गए हो। तो बहुत सारी बातें आप लोग को शायद ऐसी लगे कि यार इसकी क्या जरूरत है, या हमारा सुपरवाइजर तो हमसे कुछ भी नहीं कह रहा, खामा खाम में जो है ना ये यहाँ पे हमें ऐसा कह रहे हैं। तो भाई कल भी मैंने इस बात को क्लियर किया था, दोबारा कर दूं कि मकसद यहाँ पे ये होता है पढ़ाते हुए कि बहुत सारी चीजें नॉलेज ऐसी जाए कि जब यहाँ से बाहर निकले तो आपको हैरत ना हो कि ये पता नहीं कौन सी बात है, ये डीओआई क्या होता है, पता नहीं, हमें तो कभी पता भी नहीं था, या जोटेरो क्या चीज है। तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे हैरान परेशान हो, एटलीस्ट इतना तो कि हाँ यार ये चीज हमने यूज की थी, अगरचे उस वक्त सुपरवाइजर ने सख्ती नहीं की, लेकिन हमें पता है कि ये क्या होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने इसकी इस कंट्रोल्स के बारे में बताया कि गूगल स्कॉलर में आपके पास ये कंट्रोल्स मौजूद है जिसके जरिए से आप एक खास टाइम फ्रेम के जो के अंदर पेपर्स को सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, और ये बहुत यूजफुल रहता है। एज अ टीचर भी आपके बहुत काम आएगा। आप कश्मीर इशू पढ़ा रहे हैं, फलस्तीन का इशू पढ़ा रहे हैं, इवन अगर आप गौर करें, आई डोंट नो आप लोग शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज, और मैं समझता हूँ कि आप लोग जब पढ़ाने बैठेंगे अपने स्कूल में जाएंगे तो लाजमन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ओके। यूनेस्को वगैरह की पूरी गाइडलाइन आती है तो उसमें जो लिखा उसमें लिखा हुआ होता है कि क्लाइमेट चेंज को आपने स्कूल्स में पढ़ाना है। तो ओवर द ईयर्स क्लाइमेट चेंज के बारे में भी ओपिनियंस चेंज हुए हैं, टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। किसी जमाने में एक वर्ड चल रहा था ग्लोबल वार्मिंग, और आजकल क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आपको जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे, ऐसे मराहिल आएंगे जहां पे आपको खास टाइम फ्रेम के अंदर उस टॉपिक को सर्च करके उस टाइम फ्रेम के अंदर उस टॉपिक को पढ़ के देखना होगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर उस बारे में क्या बात थी, कश्मीर इशू के बारे में फला फला टाइम रेंज में क्या बात की गई। पूछ के ना मुझसे बात करनी थी, किस लिए आई थी, या फलस्तीन इशू के बारे में ओवर द ईयर्स लोगों ने क्या 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 चीजें लिखी गई हैं और क्या क्या उनका ओपिनियन उस बारे में आया है। अच्छा, उसके बाद अब कोई बताएगा इसके अलावा, चले एक तो मैं टाइम फ्रेम वाली बात तो मैंने खुद ही बता दिया आप लोग को, राइट। इसके अलावा कोई और बात थी इसके अंदर, साइटेशन। अब देखो जैसे जवेरिया का एतराज था या जवेरिया का सवाल था कि मुझे रेलिवेंट आर्टिकल्स नहीं मिले, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग को रेलिवेंट आर्टिकल्स ढूंढना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। और मुझे बहुत हैरत हुई है कि किसी सिर्फ एक या दो ने मुझसे कहा कि हमें रेलिवेंट आर्टिकल्स नहीं मिले। मुझे बहुत हैरत हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करनी थी। तो इसका मतलब ये तो सही से रिसर्च नहीं की गई, या सही से आपने समझा नहीं कि ये हमसे रेलिवेंट है भी या नहीं, क्योंकि रेलिवेंट आर्टिकल्स ढूंढना बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमने यहाँ पे टूल्स की बात की थी कि उसमें अंदर या तो ये जो साइटेशन है, ठीक है, साइटेड बाय 100 और इसी तरह रिलेटेड आर्टिकल, ये वो दो टूल्स हैं जिसकी मदद से आपको काफी हद तक अपने रेलिवेंट आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई टॉपिक सर्च करना शुरू किया और खट से आपको अपने मतलब का जवाब मिल गया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हमारा रिकैप हो गया गूगल स्कॉलर के हवाले से। उसके बाद फिर जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था वो था DOI, ठीक है।
अच्छा, मजे की बात यह है कि भाई मैं बात क्लियर कर दूं, इसका कोई फिक्स प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ओके, मैंने कल कहा था डोई, ठीक है, और मुझे ऐसे लिंक्स मौजूद है जहाँ पे डोई कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर ऐसे भी लिंक्स नजर आते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है डी ओ आई, बार बार डी ओ आई कर रहा होता है। तो आप इस पे हैरान परेशान मत हो जाएगा कि सर ने तो ये कहा था। आप मतलब इस ये वो टर्म्स हैं जिनकी कोई खास एक्रोनिम नहीं है, हर बंदा अपनी मर्जी से इसको कह रहा होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम इसको कहेंगे डी ओ आई, ताकि आप लोग दोनों से वाकिफ हो जाएं और कल का ना कोई नया प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिले तो आप लोग हैरान और परेशान ना हो। अच्छा जी, अब ये है क्या चीज, डीओआई से हमारी क्या मुराद है, कुछ पता है जी? आप बताइए, नायला के बराबर में आपका नाम जी। अच्छा चले, और कोई आप जो कोने में बैठी हुई हैं, नाम? जी जी जी, जी नादिश। फिर ओके, चले हम आगे जी, फातिमा। अच्छा, इसमें नाजिश ने और फातिमा ने और मलिहा मलिहा, इन लोगों ने कुछ मिला जुला जवाब दिया और बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन ये जवाब इंडिविजुअली सही नहीं है, मिलाकर पूरा होगा। एब्रीविएशन तो समझ में आ गया, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। मसला ये आ रहा है कि दुनिया भर में लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च पब्लिश भी हो रही है, ठीक है। अब हम उस रिसर्च को आइडेंटिफाई कैसे करें? आपके घर का एड्रेस है, राइट? तो आपके जो घर का एड्रेस है, लेट से आपने कहा कि R74, क्या R74 सिर्फ फेडरल भी एरिया में है? R74 लेट से न्यू कराची में भी है और सुरजानी में भी है, और चले हम एज्यूम मसलन गुलशन में भी है, राइट? अब उसको फिक्स करने के लिए आपने क्या किया? आपने उसको यूनिक करने के लिए क्या कहा? आपने कहा R74 फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16, और फिर कराची। आपको पता है जैसे गुलशन कराची में है तो गुलशन जो है लाहौर में भी है, ओके। तो आपने शहर का नाम लगा दिया, साथ में कंट्री का नाम भी लगा दिया। इस तरीके से आपने उसको कंफर्म कर दिया कि भाई ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कराची के अंदर जो फेडरल बी एरिया मौजूद है, जो ब्लॉक 16 है, उसके अंदर R17। एक और मिसाल ले लें, किसी ने कहा कि जी मेरा एड्रेस है मिसाल के तौर पे A74 मियाँ वाली, तो मियाँ वाली कहाँ पर है? पंजाब में है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं मियाँ वाली कराची में भी है, ठीक है। कराची में भी एक जगह है, उसका नाम भी मियाँ वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना खत लिख रही हो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में, तो आप उसमें क्लियरली लिखें जी मैं कराची वाले मियाँ वाली की बात कर रही हूँ, पंजाब की मियाँ वाली की बात नहीं कर रही। तो आपने देखा कि हमने एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको कुछ वो किया, उसमें रिस्ट्रिक्शंस डाली। हमने घर का एड्रेस डाला, साथ में हमने सेक्टर वगैरह डाला, हमने एरिया का नाम डाला, सिटी का नाम डाला, ताकि स्पेसिफिक हो जाए। क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही दानियाल है? क्या हमारे कॉलेज के अंदर कितनी फातिमा है, राइट? कितनी मलिया है? एक से ज्यादा है। तो हमने इसको कैसे फिक्स किया? हमने कहा कि मलिया कौन सी क्लास की जी, फला क्लास की, ठीक है, मॉर्निंग की या इवनिंग की। और अगर हम डिफरेंट कॉलेजेस के लोगों को बिठा दें तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉलेज के नाम के साथ। तो देखो, ये जो चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा से रहता है। हर क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर दो दुआ होती हैं, तीन आयशा होती हैं, हर क्लास में ये इशू चल रहा होता है। ये मसला हर क्लास के अंदर होता है, आप उसको अपने तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा क्लास के अंदर जी रोल नंबर सबको दे देंगे और हम रोल नंबर से अनाउंस करेंगे। किसी टीचर ने कहा जी मैं बच्चे का पूरा नाम याद करूंगा, ओके, उसके फादर के नाम के साथ याद करूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये बच्ची जो है फॉर एग्जाम्पल हुमा हुसैन, हुमा अली, फॉर एग्जाम्पल दो नामों के साथ हमने उसको याद कर लिया, फादर नेम के साथ उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये प्रॉब्लम हमें जिंदगी में आता रहता है। इंटरनेशनल लेवल पे इस मसले को कैसे हल करें? तो क्लास की हद तक थी ना, आप क्लास के टीचर बने, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप टीचर बनने वाले हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में पढ़ाने के लिए गए, मलिया गई क्लास के अंदर, और वहाँ पता चला क्लास के अंदर दो अली हैं। बच्चे पहले बच्चे से पूछे क्या नाम है? अली। दूसरे से पूछा, उसने कहा मेरा नाम भी अली है। उन्होंने अपने तौर पर उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है जी, अली रोल नंबर 1, अली रोल नंबर 2, राइट, या फादर के नाम के साथ याद कर लिया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं, अब क्या करें? अब मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने रिसर्च की, फॉर एग्जांपल अभी कौन सा टॉपिक आपने जिक्र किया था कि ग्रोथ माइंडसेट, और फायजा फायजा क्या बात चल रही है?
क्या बात कर रहा हूं मैं? तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि टॉपिक हमारा है कि ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट, राइट? लेकिन क्या आप दुनिया के पहले आदमी हैं जिस पर रिसर्च कर रहे हैं? आपके अलावा और भी लोगों से रिसर्च कर रहे हैं। आपने भी पब्लिश किया, पता चला कि हमारे पास लाहौर का जो कॉलेज है उसने भी पब्लिश कर दिया, पता चला दिल्ली कॉलेज वालों ने पब्लिश कर दिया, और फिर पता चला कि किसी ने कनाडा में भी बैठ के इसी पे रिसर्च की है। अब हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करें? मसला समझ में आया? इस मसले का हल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? DOI, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, दैट्स इट। अब बात समझ में आ गई हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसको इसको चलाते किस तरह से? हर रिसर्च आर्टिकल जो आप किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करते हैं, ठीक है, जर्नल अच्छा जर्नल हो, तो वो आपको असाइन कर देता है एक कोड, एक कोड असाइन कर देता है। उस कोड का नाम है DOI। अब वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हर बंदे को यूनिक कोड मिलेगा। बेटा तस्वीरें लेने की जरूरत नहीं है, सारी एक तो इंशाल्लाह ताला आज वॉइस भी होगी यूट्यूब पे, और अगर वॉइस ना भी हुई तो आपको स्लाइड्स तो नजर आ ही जाएंगी, ठीक है? तो आपको जो है, अभी मेरी कोशिश ये किया करो कि लेक्चर गौर से सुनो, लिखने का क्या फायदा जब पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अच्छा जी, यूनिक होगा, एक ऐसा आइडेंटिफायर होगा जो यूनिक होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज को पब्लिश किया है तो दूसरा जो है वो उसको भी वही वाला कोड मिल जाए। वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हर बंदे को यूनिक कोड मिल रहा होगा, और दोबारा वो कोड कभी किसी और को भी नहीं मिलेगा। तो आप कभी इस बारे में परेशान ना हो कि जी मेरा जो काम था, लेट से मैंने पब्लिश करवाया, तो वो वाला कोड फिर मैं जो है मैंने काम करना छोड़ दिया, यूं हुआ वैसा हुआ, तो पता चला मेरा कोड उन्होंने किसी और को असाइन कर दिया। जैसे फोन नंबर में होता है, अगर आप किसी सिम को ज्यादा अरसे इस्तेमाल ना करें तो वो पहले सिम बंद कर देते, फिर आखिर में वो किसी और को दे भी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मसला नहीं होता। एक दफा आपको मिल गई, उसके बाद आप मर खप भी गए, आपके पोते नवासे भी मर खप गए, तब भी ये वाला कोड आप ही के पास रहेगा। इन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि ये कोड किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है? समझ में आई बात? यूनिक आइडेंटिफायर। अगर कल किसी ने आपसे पूछा कि DOI क्या है, तो आप बताएंगे कि जी यूनिक आइडेंटिफायर है जो रिसर्च पब्लिकेशंस को असाइन किया जाता है। और क्यों कर रहे होते हैं भाई? इसीलिए कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई कि फ्यूचर के अंदर लेट से आपका जो आर्टिकल है वो उसको हम एक्सेस कर सकें। हमारे पास अगर DOI मौजूद है तो हमें पता हो कि ये पेपर, जब उस लिंक को खोलेंगे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। उसका मकसद ही यही है, ओके? उसका मकसद ही यही है कि ऐसा ना हो कि आपने लेट से अपनी वेबसाइट पे डाला था और बाद में आपकी वेबसाइट बंद हो गई। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो हर किसी को DOI असाइन कर रहे होते हैं। अब ये हमारा एक फाउंडेशन है, DOI फाउंडेशन। इसी इसी ने इस सब चीजों को इंश्योर किया हुआ होता है। जितने भी रिसर्च जर्नल होते हैं, ये सेंट्रलाइज बॉडी है। जब भी कोई नया आर्टिकल पब्लिश हो रहा होता है, ये वहां से आपको कोड असाइन कर रहा होता है। इसी वजह से सबके पास कोड यूनिक रहता है, किसी का भी कोड रिपीट नहीं हो रहा होता। और वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई कोड जो है वो हमेशा चलता रहे, बंद ना हो जाए कोड, ठीक है? कोड मिलता कहाँ पर है? जैसे आप लोग कह रहे थे कहाँ मिलता है भाई? अमूमन जो अच्छे जर्नल्स हैं, इक्का दुक्का जर्नल्स ऐसे होते हैं जिसमें DOI नहीं मिलता, इक्का दुक्का ऐसा होता है, वरना जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं सबसे ऊपर उन्होंने DOI लिखा हुआ होता है। आज हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको नजर भी आ जाएगा। अब थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल नजर आ रही है, ये आप ही की क्लास में से एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया था, तो मैंने वहां से ये लिंक लिया है। देखो जितने भी DOI होंगे उनमें शुरू में ये जो लिखा हुआ है ना, https://doi.org, ये तो कॉमन होगा, सबके अंदर ये चीज मौजूद है। ये जो आगे वाले दो हिस्से हैं ना, 10.18860/ ये फिर JEASP.v212i2.7944, ये दोनों मिलके बन जाता है आपका यूनिक आइडेंटिफायर। जब कल आप पब्लिश करवाएंगे तो आपको भी इसी किस्म का एक यूनिक आइडेंटिफायर आपको असाइन हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दूसरी एग्जांपल आ गई। देखो पहली वाली एग्जांपल ये थी, दूसरी एग्जांपल आ गई। अगेन कॉमन पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, लेकिन जो उसका यूनिक आइडेंटिफायर दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो चेंज हो गया। ऐसा ही है, ठीक है? अच्छा, अब इस पे एक बात पे गौर करना। देखो ये जो स्लैश से ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट होता है अमूमन जर्नल का। आपने जिस जर्नल के अंदर, जिस आसान अल्फाज में यूं कह ले, जिस मैगजीन में रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो रहे होते हैं उसको, जहां पे पब्लिश होते हैं उसको जर्नल कहते हैं। आसान अल्फाज में बोल लो मैगजीन। जिस मैगजीन में, लेकिन खैर जाहिर सी बात है वाइवा में आपने जर्नल मैगजीन नहीं बोलना, जर्नल ही बोलना है, ठीक है? समझाने के लिए मैगजीन की बात कर रहा हूँ।
तो जिस जर्नल के अंदर वो आर्टिकल पब्लिश होता है उसका कोड होता है, आगे उसका अपना यूनिक आइडेंटिफायर होता है। सही है। जैसे आप लोग का जो सीट नंबर है फॉर एग्जांपल A1 डैश फला फला, तो ये GCE का कोड है, और किसी और कॉलेज का कोड होगा, शायद वहां पे भी A1 चल रहा हो, लेकिन वहां पे लिखा हुआ होगा भाई जामिया मिलिया का कोड है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है शुरू में 10.1007, ये तो हो गया जनरल का कोड, और आगे ये आपके उस जनरल में पब्लिश होने वाला आपका यूनिक कोड हो गया। दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन बन जाता है यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमने फिर कल एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की कि किस तरीके से अपना रिसर्च लॉग को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब आप में से शायद कोई कहे कि सर आजकल तो एआई का दौर है, मैंने तो जी फला एआई को यूज किया, उसमें मैंने सारी डाल दी, मैंने बल्कि चैट जीपीटी से बोला कि लिख के दे दो, उसने लिख के दे दिया और रेफरेंसेस भी दे दिए। देखो, पहली बात तो ये कि आप लोग अगर इस तरीके से एआई को यूज कर रहे हो तो बेढंगे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और मुमकिन है अगेन शायद अभी आपको कोई ना पकड़ पाए, शायद कोई इतने डिटेल में आप लोग का रिव्यू ना करे। किसी भी अच्छी जगह पे आगे इंशाल्लाह ताला हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां पे तुम फौरन फौरन पकड़े जाओगे, वहां पे आपके रेफरेंसेस चेक होंगे। ठीक है, वहां पे आपका प्लेजरिज्म चेक होगा, वहां पे बाकायदा ये भी चेक किया जाएगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट कितने % है। सही। तो इसको ये कमाल मत समझना कि हम एआई यूज करें, हम आगे बात करेंगे एआई को हमने कैसे यूज करना है, लेकिन इस तरीके से एआई को यूज करने का तरीका दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से कभी भी आप लोग काम नहीं कर पाओगे, स्पेशली थीसिस तो कभी नहीं कर पाओगे। मुमकिन है टीचर्स के असाइनमेंट हो जाते हैं लेकिन थीसिस नहीं हो पाएगा। तो हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि भाई पहले, सबसे पहले तो हम अपने तौर पे लिटरेचर रिव्यू करें, अपने रेलिवेंट लिंक्स को ढूंढ ढूंढ के लेकर आए, पहला काम ये हो गया। अब जब लिंक्स हमने ढूंढ लिए तो क्या उसको ऑर्गेनाइज रखना हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? ठीक है, आज के दौर में 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इस ये जो हमारा सुनते हैं ना HTTP वेब डेवलपमेंट जो शुरू हुई है वो इसीलिए शुरू हुई थी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड को सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की, तो उसका एक सोल्यूशन था जिसका उन्होंने नाम रखा है HTTP। बहरहाल, तो आज के इस दौर के अंदर, अच्छा ये कब किया था उन्होंने? 1989 के अंदर। तो उस जमाने से ये मसला चला आ रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होगी, हम कैसे मैनेज करें। तो आपके पास अभी आप खुद ही देख लें यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्सएप के ऊपर या फला वाली जो फाइल थी ना जरा सेंड करना, और आपका जवाब ये होगा, लेट से मैंने फातिमा से कहा फला फाइल सेंड करना, सर मेरे पास इतनी सारी पीडीएफ है, पता नहीं फला टीचर के भाई मैं सर देख के देती हूँ, और पता चलता है 2 दिन के बाद जवाब आ रहा है, बेटा वो तुम लोग फला पिकनिक पे गए थे ना, उसकी तस्वीरें देना, फला वाली तस्वीर चाहिए जिसमें प्रिंसिपल साहब जो है वो सर अकबर के साथ खड़े हुए। अब आपने तस्वीरें यकीनन आपके पास होंगी, पूरा एल्बम भरा हुआ है, ढूंढ के लगा दिखाओ तो जरा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है नहीं हो रहा? और ये तो जब हम बात करें आपके मोबाइल की, और अभी जब हम पूरे इंटरनेट की बात करें तो कितना बड़ा, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप लोगों ने जब रिसर्च करना शुरू की, कल सर्च किया तो कितने सारे लिंक्स नजर आए, उनमें से कुछ रेलिवेंट थे, कुछ रेलिवेंट नहीं थे, कुछ बड़े करीब के लगे, एक रेलिवेंट था लेकिन बहुत पुराना था। ठीक है, कितने सारे चीजें। तो भाई इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल करने का सबसे पहला तरीका कि इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करें, उसको हम प्रॉपर तरीके से कहीं पे लिखें, और हमने उसके लिए गूगल शीट को हमने यूज किया। अच्छा, जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे तो सबसे पहले तो आपके लिए क्या आसान हो जाएगा, उसको वापस ढूंढना। ठीक है, अगर फातिमा ने सारी पीडीएफ संभाल के रखी हुई है तो सब नामों के साथ लिखी हुई है कौन सी फाइल किस काम की है, तो उनके लिए मुझे ढूंढ के देना आसान हो जाएगा, फौरन ढूंढ के बता देंगी, ऐसा है या नहीं? अगर आपने अपनी तस्वीरों के एल्बम्स बना के रखे हुए प्रॉपर तरीके से, तो आपके पास पूरा एल्बम के अंदर आ जाएगा जी ये फला इवेंट की तस्वीर है, और यहाँ पे जहूर साहब की तस्वीरों का एल्बम ये मौजूद है, तो आपने झट से तस्वीर ढूंढ के निकाल ली। और दूसरी बात ये कि जब आप इस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको एक तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। जब आपने डेटा ऑर्गेनाइज ही नहीं किया हुआ, सारी बातें हवा में हैं, तो आपको तस्वीर, वो कनेक्शन बनते हुए कैसे नजर आएंगे? याद है हमने कहा था लिटरेचर रिव्यू का एक बहुत बड़ा मकसद ये है, हमें सीन सीन का वर्ड यूज किया था मैंने कल, कि हमें पता चले कि सीन में हो क्या रहा है, लोगों ने इस फील्ड में क्या काम किया है। अभी एक बच्ची जो थी, स्टूडेंट थी, क्या नाम था बेटा? राफिया ने अभी कुछ अपने आइडियाज डिस्कस किए और उन्होंने कहा सर ये मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं बताया था उन्होंने, मुझे अपना एरिया ऑफ रिसर्च बताया कि मैं इस तरफ सोच रही हूँ, मैं इस बारे में कर रही हूँ। हिना ने मुझे अपना अपना एरिया ऑफ रिसर्च बताया कि मेरा एरिया, मैं सोच रही हूँ इस डायरेक्शन में काम करूँ, राइट? अब वो उस एरिया के बारे में जब उन्होंने लिटरेचर रिव्यू को किया तो उनके सामने एक तस्वीर बनती चली गई कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराए थे, थोड़ा सा हम लोग मिलकर उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कल रात तक कराए थे, सुबह मैंने उसको रिव्यू कर भी लिया, और अब आप लोग देख लें उसको।
ये एक स्टूडेंट ने सबमिट कराया है, और आप लोग बताएं क्या सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोग को? फायजा के बराबर में तो बैठी हुई है जी। आपका नाम दोबारा बोले? सहरिश। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आई थी 2.5 फर्स्ट सेमेस्टर में, बिल्कुल आपकी तरह थी। अब मैं बार बार उससे पूछता रहा, आप रिपीटर है? वो कहती मैं तो पहली दफा आई हूँ। बिल्कुल आपकी तरह थी वो। जी सहरिश, तो जरा बताइए क्या आपके ख्याल में सही किया गलत किया है? आप में से जिन जिन की नजरें कमजोर है वो चेयर लेकर आगे आ जाएं। अगर नजर नहीं आ रहा तो आगे आ जाएं जी। आप, आपका नाम? अरीबा, हदीका, ओके जी हदीका, इरशाद। सही है गलत है? वैसे तो सही है ही नहीं भाई, बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, बिल्कुल गलत किया है। इन्होंने गलत इस तरह से किया है कि इसको टेबुलर फॉर्मेट में कॉलम में लिखना था। कि डेटा तो कहीं से भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, रोज में लिख दिया, तो ये तो आपने नोट्स बना दिए। इस तरीके से काम नहीं करना। देखो इंशाल्लाह ताला जब हम लोग इतनी आप कोशिश करेंगे, हम लोग का जो थीसिस हो उसके अंदर भी हम एक टेबल बना के लिखेंगे, तो ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है। आपने कॉलम बना के उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपने लिखना था कि भाई ये जो है फॉर एग्जाम्पल हर चीज का अपना अलग अलग कॉलम, इन्होंने कॉलम बनाए नहीं सिरे से। ये तो चले हो गया, आगे चलते हैं। ये एक स्टूडेंट है, उनका ये है। आप मुझे बताइए सही है गलत है, क्या है ये? तो क्या गलती है इसमें? जल्लाश्ता क्या गलती है इसमें? ओके डीओआई नहीं लिखा हुआ, सही है। और आगे और कोई गलती नजर आ रही है? ठीक है, और कुछ? इनका लिंक बिल्कुल, हाँ जी यमुना। असल में एक बहुत बड़ी गलती है भाई, ये लिंक बिल्कुल ही गलत है। scholar.google.com हुआ क्या, जैसे उन्होंने गूगल स्कॉलर पर सर्च किया और जो ऊपर एड्रेस था पूरा का पूरा वही कॉपी कर दिया, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया हमारा गलत। आगे बढ़े हम। अच्छा, अब ये एक स्टूडेंट है, उनका ये काम है, तो अब शायद आप लोग को सही से नजर ना आ रहा हो। बहरहाल टॉपिक्स, उसके बाद फिर उन्होंने लिंक्स और फिर डीओवाई दिया हुआ है। सही है गलत है? क्यों गलत है, कौन कह रहा है गलत है? हीरा पीरजादा। क्या? नजर नहीं आ रहा? करीब जाके देखो, नजर आ जाएगा। अच्छा, चलो और कोई? हीरा पीरजादा के बराबर में कौन है? नाम बताओ, जल्दी बताओ, गलत है सही है? हफ्सा। जी ये गलत है, क्यों? इन्होंने कॉलम कॉलम से ख्याल ही नहीं रखा। ठीक है, इन्होंने एक ही तीन तीन चार चार कॉलम के ऊपर एक बात लिखी हुई है। फिर आगे जो इन्होंने फिर आगे जो इन्होंने डीओआई लिखा है ना, अपने तौर पे उन्होंने कोशिश ये की कि यूनिक आइडेंटिफायर निकाल के लिखो, लेकिन उस पर भी उनसे गलती हुई। मैंने क्या कहा था, यूनिक आइडेंटिफायर के दो हिस्से होते हैं। पहले पे जर्नल का नाम आता है और दूसरे पे आपके अपने आर्टिकल का नाम आता है, दोनों मिलकर यूनिक आइडेंटिफायर बनता है। इन्होंने किया कि आखिरी वाला हिस्सा, अक्सर जगह पे उन्होंने आखिरी वाला हिस्सा कॉपी करके लिखा हुआ है, तो ये भी उनकी गलती हुई। और मेरा मशवरा ये है कि पूरा पूरा जो लिंक है ना HTTPS, इसको लिखना चाहिए, सिर्फ कोड ना लिखें। अब आ जाते हैं आखिरी वाला, और ये जो है स्टूडेंट हमारी हदीका। हदीका कौन है जी? तो आपके लिए हमने तो ये वाला बिल्कुल उन्होंने सही किया है, टाइटल लिंक डीओआई। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, तुम लोग के ख्याल में जब डीओआई के ऊपर हमने इतनी सारी बात कर ली, ठीक है, तो अब तुम लोग समझते हो कि क्या हमें लिंक की जरूरत है? क्या देखो, कल तक जो कुछ भी हमने बात की वो अपनी जगह, आज तो हमने डीओआई के ऊपर बड़े तफसील से बात कर ली। अब तुम बताओ कि डीओआई के होते हुए तुम लोग समझते हो कि लिंक की जरूरत है? नहीं है। अगर आपके पास डीओआई मौजूद है तो आपको लिंक की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि मुझे जो फीडबैक आप लोग से मिला कि सर हमें अपनी रेलिवेंट चीज़ें नहीं मिल रही, या हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं आप लोग के सामने गूगल शीट बनाता हूँ, उस पर डेटा लिखने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा आज हम, टाइम क्या हुआ है हमारे पास, 1 बज गए। आज थोड़ा सा हमने ये भी बात करनी है कि हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। कोशिश करूंगा कि जल्दी से काम हो जाए, थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा।
अच्छा जी, मैं इस वक्त टॉपिक सर्च कर रहा हूँ जल्दी से अपना गूगल स्कॉलर पे, यूजिंग बेजियन नेटवर्क इन एजुकेशन। फिलहाल मैंने इसको, यार आप तो फैन थोड़ा बंद कर सकते हैं, 2-3 फैन बंद कर दें, उसकी हिलने की वजह से इशू हो रहा है। थोड़ी देर की बात है, वरना हमारी क्लास का टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से सर्च किया, ठीक है, बेजियन नेटवर्क के हवाले से, और मेरे पास ये कुछ साइटेशंस वगैरह आ गई हैं, कुछ लिंक्स आ गए, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लिंक को। सबसे पहले मैंने, थोड़ा सा आप लोग को सब्र करना पड़ेगा, आई नो गर्मी लग रही होगी, थोड़ा सा सब्र कर लें प्लीज। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी एक फोल्डर बना के उसमें गूगल शीट बनाई। हमेशा याद रखना, कोशिश करो कि फाइल का नाम ऐसे रखो कि फ्यूचर में तुम्हें याद रहे, ठीक है। और मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि फाइल के शुरू में डेट जरूर डालो। डेट डालने से तुम्हारा काम तुम्हें बाद में अभी तो एहसास नहीं होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब आप सर्च करने बैठते हैं तो ये काफी आपके काम आता है। 2025 04/15, और नाम है इसका रिसर्च लॉग। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अंदर मैंने इसको क्रॉस करो, यहाँ से स्टेबल की आपको जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले तो इसका लिखना है टाइटल। उसके बाद आप लिख देंगे, टाइटल के बाद आप लिख लें लेट्स से डीओआई, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें पब्लिकेशन ईयर, किस साल वो पब्लिश हुआ है, किस डेट को पब्लिश हुआ है। और उसके बाद आप लिख लें जर्नल, जर्नल का नाम क्या था। और आखिर में आप ऐसा करें, ऑथर का नाम भी लिख लें। क्या सिर्फ यही फील्ड्स काफ़ी है? नहीं, यही फील्ड्स काफ़ी नहीं है। आज के लिए हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएं। आज के लिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं व्यू पे गया, उसको जाके मैंने फ्रीज किया। अब किसी ने कहा सर ये कौन सा फीचर है? भाई ये गूगल शीट के फीचर्स हैं। जिन लोगों ने कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह क्लास अटेंड की हुई है तो उनको पता है इस बारे में। और थोड़ा सा इसको मैंने, अच्छा जी, अब हम पहुंचे यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे। लेट से मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, बुक डॉट। अब बुक्स जो होती है ना, उनका अमूमन डीओआई नहीं होता, लेकिन बुक्स को भी अपने रिसर्च पेपर में एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिसका हमेशा हमें डीओआई मिल जाए। मैंने इसको ओपन किया, ये आर्टिकल पब्लिश कब हुआ है? 2016 के अंदर। और इसको हम खोल के देख लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे बढ़े गया, मिल गया हमें 2013 का आर्टिकल, इसको भी खोल लेते हैं। और इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। 3 आर्टिकल्स खोल लिए। अच्छा जी, सबसे पहले ये आर्टिकल पब्लिश कहाँ पर हुआ है? सेज जर्नल्स के अंदर। और पब्लिश हुआ था ये कौन से साल में? जून 19 2015। और इसका डीओआई ये रहा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C। और फिर मैंने साथ ही साथ इसका आर्टिकल भी मैंने कॉपी, टाइटल भी कॉपी कर लिया। और इसकी डेट जो है जून 19 2015, ठीक है जी। यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट करना शुरू किया। टाइटल पे गए, सबसे पहले मैंने टाइटल पेस्ट किया। उसके बाद आ गया डीओआई, डीओआई आ गया। पब्लिकेशन ईयर क्या था? जून 15। क्या आप लोगों ने बताया मुझे? चलो, जून 19। जून का मतलब 6 मंथ, और 19। और ईयर कौन सा था? मेरे ख्याल में 15 था, 15, ठीक है। जर्नल का नाम क्या था? और यहाँ पे आपने जो है ऑथर का नाम वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विल स्मिथ, ठीक है भाई। अगर जाहिर सी बात है आप लोग एक्यूरेट नाम लिखेंगे। अच्छा, अब लेट से आज हमने काम वाम किया, बात खत्म हो गई। अब लिटरेचर रिव्यू हो गया। अब 1 महीने के बाद आपको पता चला कि जी हमारा वाइवा है। आपने कहा मैं मेमोरी रिफ्रेश कर लूँ, मैं जरा सा उस आर्टिकल को पढ़ लूँ, या चले बाज दफा रिसर्च करते हुए कई कई साल का गैप आ जाता है, ठीक है। आप गए, आपने इस डीओ के ऊपर क्लिक किया, इस लिंक को खोला। हाँ जी, पहुंचा दिया उसने हमें वहीं पे। तो क्या मुझे इस लिंक को कॉपी करने की जरूरत पड़ी?
ठीक है, तो अगर आपने DOI वाला लिंक सेव कर लिया है तो वो आपके लिए काफ़ी है, इसीलिए हम DOI को यूज़ करते हैं। एक दफ़ा तुमने DOI सेव कर लिया तो तुम्हें फ्यूचर में भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस तक पहुंचने में। आगे बढ़े। अच्छा, आपको ये नजर आया कि मैंने DOI कैसे ढूंढा? अमूमन उस पेपर के अंदर ही मौजूद होता है। बैटरी भी खत्म होने वाली है और मेरी रिकॉर्डिंग कहीं खराब ना हो जाए। बस मैं जल्दी से इस टॉपिक को इसको देख रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो, अच्छा कभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना, कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ की दबाओ, कंट्रोल और एफ की दोनों एक साथ दबाओ और DOS लिख के सर्च कर लो। उस पेपर में, उस लिंक में कहीं पे भी DOI होगा तुम्हें इस तरह से मिल जाएगा। अच्छे जितने भी पेपर्स हैं सबकी कोशिश ये होती है कि ऊपर ऊपर में ही वो आपको लिंक शो कर रहा हो। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी इसको भी मैंने लिंक को कॉपी किया। ओके जी, इस लिंक को मैंने कॉपी किया और टाइटल वगैरह को कॉपी किया मैंने।